हेलो दोस्तों, हरमीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज से आप लोगों का चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास चलेगा। पहला चैप्टर आपका है वर्णमाला, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छी तरीके से हम आप लोग समझाएंगे। जहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं आप लोग इसको जरूर देखिएगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन एक दो जरूर क्वेश्चन हर पेपर में उठाता है, खासतौर यूपी में तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो आप पहले देख लीजिए वर्णमाला। वर्णमाला शुरू करते हैं। पहले वर्णमाला की परिभाषा जान लेते हैं। कई बार वर्णमाला ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला होते कितने हैं? 52 होते हैं। टोटल वर्णमाला होते हैं 52। इसमें क्या होता है? स्वर होते हैं और व्यंजन। तो पहले हम स्वर की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन की चर्चा करते हैं। तो पहले स्वर जान लेते हैं। स्वर जो होते हैं, कितने होते हैं स्वर? जो आपके स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं। पहले 13 14 भी मानी जाती थी, लेकिन अब वो सबको हटा दिया गया है। मैंने कई बुकों में देखा है, लेकिन अब जो मान्यता जो है केवल 11 स्वरों की है। तो ये देखिए स्वर होता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। यही स्वर हैं 11 ठो, और कोई स्वर नहीं है। बस इसी स्वर को बस अब पढ़ना है। अब ये स्वर जो होता है, अब इसके भी कई प्रकार होते हैं। हम लोग पहले जब हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, तब ये नहीं जानते थे कि स्वर के भी कई प्रकार होते हैं, व्यंजन के भी कई प्रकार होते हैं। आप लोग जानते होंगे। पहले हम लोग नहीं, पहले ये तो जानते थे कि हाँ इतने स्वर होते हैं, इतने व्यंजन होते हैं, बस। तो अब आगे देखिए, ये मात्रा के आधार पर 2 स्वर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। मात्रा के आधार पर 2 स्वर होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व मतलब छोटा या लघु बोल सकते हैं। जिसको बोलने में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर हो गया। जिसको बोलने में अधिक समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर होते हैं कौन कौन से? अ, ई, उ, ए, ओ। जैसे देखिए इसमें कम लग रहा है, अ, ई, कम समय लग रहा है ना। ये चारों आपके हो गए, ये 5 आपके ह्रस्व स्वर। आइए दूसरा चलते हैं, दीर्घ स्वर। जिसमें बोलने में अधिक समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ की अपेक्षा देखिए आ, उसको देखिए अ बोलते थे लेकिन इसमें आ, इसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो ये दीर्घ स्वर होता है। आ, ई, उ, ए, अ। ये तो आपका हो गया मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर 2 होता है। अब जिह्वा के उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर 3 स्वर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगली बार पूछा गया था। ये जरूर एक बार आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए। अग्र स्वर के आधार पे स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। ये जिह्वा के आधार पे, मतलब जीभ के आधार पर होते हैं। कैसे बोले जाते हैं आपको समझा देते हैं। जो अग्र स्वर ई, ए, जो जीभ होती है, जीभ जो हम लोग होती है उसके 3 आधार पे बोला जाता है। अगले जीभ के आधार पे ये होता है अग्र स्वर। जैसे हम लोग बोलते हैं, देखिए ई, ए। देखिए जैसे आप बोलने की कोशिश करिए, ई, ए। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग आगे से बोल रहे हैं ना। इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जैसे ई हो गया, देखिए ई, ए। आगे के स्वर, आगे जीभ के जो पर्सन है उसके आधार पे बोला जा रहा है। ये हो गया दूसरा मध्य या केंद्रीय स्वर। जैसे अ, देखिए ना पीछे जाता है ना आगे आता है। अ एकदम बीचों बीच में जीभ का जो प्रयोग होता है, बीच का प्रयोग होता है अ। तीसरा आ गया पश्च स्वर, जो पीछे की तरफ, पीछे जीभ की मात्रा से बोला। जैसे ये देख लीजिए, ये हम लोग क्या हो गया यहाँ बता देते हैं। जैसे ये हो गया हम लोगों का जीभ हो गया। ये 3% पार्ट में होता है, ये 2। ये अगला वाला होता है, अग्र हो गया, ये अग्र हो गया, ये हो गया मध्य हो गया, ये हो गया पश्च हो गया। तो इसको याद करने की, अगर आप लोग एक बार समझ लेंगे अच्छे से, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि अगले वर्ड से क्या बोला जा रहा है, पीछे से क्या बोला जा रहा है, मध्य में कौन सा वर्ड आता है। तो ये आप अच्छे से तरीके याद है। तीसरे से आप देखिए, तीसरे से क्या होता है, पश्च स्वर तीसरा है। आ, उ, और देखिए आप बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की तरफ खींच रहे हैं, अंदर। आ, उ और ओ, औ।
तो ये क्या हो गया आपका, ये स्पष्ट स्वर हो गया। ये जरूर एक बार याद कर लीजिएगा तीनों में से। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर इसको समझ जाएंगे, इसको बोलने का तरीका कैसे बोला जाता है, तो कोई भी जाए व्यंजन भी ऐसे ही आता है, व्यंजन हो जाए स्वर हो, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, स्थान के आधार पर स्वर। अभी स्वर चल रहे हैं, स्वर खत्म हो जाएगा, व्यंजन इतना अच्छे से बता देंगे, अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, कहते हैं कि हिंदी बहुत सरल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी जो सोचते हैं इतना सरल है नहीं, अगर जो अच्छे से पढ़ेगा उसके लिए सरल है। अगर कोई सब्जेक्ट हो गया, कोई सरल नहीं होता है। सोचते हैं कि हिंदी बहुत नॉर्मल आता है, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो हिंदी में कुछ नहीं है, बस आपको याद करना रहता है, समझना रहता है। तो आगे चलते हैं, स्थान के आधार पर स्वर। अब इस साथ हैं, अब इसको देख लीजिए, कंठ के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। कंठ का मतलब, ये पहले समझ लीजिए ये सब है क्या चीज। कंठ के आधार पर स्वर मतलब जो बोलने की प्रक्रिया है, जैसे कंठ मतलब जो कंठ से बोला जाता है वो कौन से स्वर है, जैसे अ इसको हम बोलते हैं तो कंठ का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ का प्रयोग होता है, कंठ स्वर हो गया। तालव्य, तालव्य मतलब जैसे बोलने पे हम मेरे तालू जैसे टच करता है, जैसे ई, देखिए तालू जो होता है टच हो रहा है ना, ई, तो ये तालव्य स्वर हो गया। मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर कौन होता है, री होता है। मूर्धन्य मतलब जिसमें जीभ का मुड़ाव हो, इसको बोलने के लिए जीभ का मुड़ाव, जैसे देखिए इसको बोलने के लिए जब बोलेंगे इसे री हो गया, जिसको बोलेंगे जीभ का मुड़ रहा है ना, री, जब तक जीभ को मुड़ाव नहीं करेंगे तब तक नहीं बोल पाए, ये हो गया मूर्धन्य हो गया री। ओष्ठ, जहाँ पे ओठ का उपयोग होता है बोलते समय में, उसको ओष्ठ स्वर कहते हैं, जैसे उ। अभी सोचिए कि अब आप बिना ओठ के टच किए बोल लीजिए, हो ही नहीं पाएगा, तो ये ओष्ठ स्वर हो गया, उ, ओष्ठ स्वर हो गया। अनुनासिक, अनुनासिक जहाँ पे नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो उसको अनुनासिक कहते हैं स्वर। देखिए इसको बोलने में नाक और मुंह का उपयोग हो रहा है ना, कंठ ताल, जहां पे कंठ और ताल दोनों का उपयोग हो रहा है वो स्वर होते हैं ए। देखिए ए, कंठ और ताल दोनों का हो रहा है, ए। कंठोष्ठ, जहां पे कंठ और ओठ दोनों का उपयोग होता है उसको कंठोष्ठ कहते हैं स्वर, जैसे ये हो गया ओ, अ। अब इसके आगे अब आपको व्यंजन पढ़ाएंगे, व्यंजन इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, व्यंजन जो कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ लेंगे एक बार तो दोबारा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ जाएंगे। अब आगे स्वर देखिए खत्म हो गया, अब आते हैं आगे व्यंजन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने में लग रहा है बस ये इतना है, लेकिन ये बहुत चीजें हैं इसी में। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आगे आप लोग खुद देखेंगे, बस आप लोग देखते जाइए। ये देखने में बस लग रहा है कि बस इतना है, लेकिन यहीं से तो क्वेश्चन ज्यादा उठता है आप लोगों का। तो पहले देख लीजिए व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये हो गया क ख ग, ये इतना, ये जो 5 होता है ये 5 वर्ग होता है, क च ट त प, ये 5 वर्ग होता है, ये जरूर याद करिएगा। इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे देखिए ये 25 ठो हो गया, ये अंतस्थ व्यंजन, यही सब पूछता है, इसमें से कोई 4 ठो दे देगा, अब पूछ लेगा उसमें अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये क्या हो गया अंतस्थ व्यंजन, य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गया। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तीनों स ह, ये कौन सा व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन हो गए। और आगे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, छत्र ज्ञ स्र, ये क्या हो गए, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। उच्छिप्त या द्विगुणित, उच्छिप्त या द्विगुणित कोई भी पूछ सकता है। उच्छिप्त या द्विगुणित व्यंजन कौन से होते हैं, र और ढ, उच्छिप्त या द्विगुणित व्यंजन होते हैं। और ये आपका अयोगवाह, ये है तो स्वर ही, देखने में लग रहा है ये तो स्वर ही है, लेकिन जो है इसको ये दिया है बिंदी और ये जो विसर्ग दिया है ये व्यंजन के अंदर आते हैं। अगर ये स्वर व्यंजन मिल के बने हैं और स्वर के सिवा ये नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसमें स्वर व्यंजन मिला है, इसलिए ये व्यंजन के ही अंदर आते हैं। तो ये अयोगवाह जो हो गया हो गया। अब जैसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया आपसे, 4 ठो दे दिया, वो पूछ लिया उसमें व्यंजन कौन सा है, उसमें स दे दिया, 3 ठो कोई भी दे दिया, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन इसमें से बनता है। अब उससे आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे अभी स्वर के बारे में बता रहे थे,
सेम इसमें भी ऐसे होता है। कंठ पूछ लिया, कंठस्थ व्यंजन कौन सा होता है, कंठ व्यंजन कौन सा होता है, तालव्य व्यंजन कौन सा होता है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है। तो अब ये आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए कंठस्थ व्यंजन होता है जो कंठ से बोला जाते हैं। तो ये जो क वाला वर्ग होता है, बताया ना, ये 5 वर्ग होता है, क च ट त प, ये 5 वर्ग होता है। जो क वाला वर्ग होता है कंठस्थ व्यंजन होता है। देखिए अगर इसमें से अगर बोलेंगे आप क ख ग घ अंगा, ये बोल रहे हैं, देखिए कंठ का प्रयोग हो रहा है, क ख ग घ अंगा हो रहा है ना। तो ये जो आपका है ये कौन सा व्यंजन हो गया, एक कंठस्थ व्यंजन हो गया। ये आपका कौन सा व्यंजन हो गया, ये कंठस्थ व्यंजन हो गया। ये भी कोई ऐसे इसमें से भी क्वेश्चन भी बन सकता है कौन सा व्यंजन है। पहले आप लोग पूरा देख लीजिए, कंठस्थ व्यंजन हो गया। देखिए क ख ग, कंठ से बोल रहे हैं ना, तो ये कंठस्थ व्यंजन हो गया। अब देखिए अब तालव्य व्यंजन क्या होता है। तालव्य जो तालु से बोला जाता है, जो च वर्ग होता है, च छ ज झ इया, जो च वर्ग होता है ये तालव्य व्यंजन होता है। देखिए इसको, अब इसको कंठस्थ व्यंजन नहीं कर सकते क्योंकि च छ ये कंठ का उपयोग हो रहा है बोलने में, नहीं ये तालु तालु टच हो रहा है ना। च छ ज झ बिना तालु बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो ऐसे ही कर लेंगे, इसको बहुत वो कर लेंगे, बस इसको समझना एक बार पड़ता है। तो तालव्य व्यंजन कौन सा होता है, च छ ज झ इया, इसमें तालु का उपयोग होता है, इसको क्या बोलते हैं, तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, इसको तालव्य व्यंजन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। जो ट वर्ग का होता है, ये 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, यही याद कर लीजिए। 5 वर्ग का एक को याद कर लेंगे तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर क वर्ग याद कर लिए, कंठ होता है, क वर्ग में आते हैं, आप लोग को इसी पता हो जाएगा। अब आते हैं ट वर्ग। ट वर्ग क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन, जिसको बोलने में जीभ को आपको तोड़ना पड़े, मोड़ना पड़े। जैसे देखिए आप बोल रहे हैं इसको, ये अगर ट वर्ग का बोलेंगे तो आपको जीभ को मोड़ना पड़ेगा। जैसे ट ठ ड, आपको बिना जीभ मोड़े आप नहीं बोल सकते हैं इसको, आप देख लीजिए कोशिश करके। देखिए ट ठ, अब बिना जीभ मोड़े बोलिए, नहीं बोल पाएंगे ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, इसको मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। अब अगला चलते हैं। जो त वर्ग होता है ये दंत व्यंजन होता है, जिसको दांतों से बोला जाता है, दांतों की सहायता से उसको दंत व्यंजन बोलते हैं, दंत व्यंजन। देखिए त थ, दांत टच हो रहा है ना, त थ द ध, तो इसको दंतोष्ठ व्यंजन बोलते हैं, इसको दंत व्यंजन। इसको दंत व्यंजन बोलते हैं। अब अगला चलते हैं। प वर्ग को कैसे बोलते हैं, प, इसको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। जहां ओठ का, जब जैसे ओठ बोलते समय ओठ का वो होता है, इसको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। देखिए प, जहां ओठ सटता हो, जैसे प फ, आप बिना ओठ सटाए इसको बोल ही नहीं सकते प वर्ग को। जैसे फ हो गया, आप सोचिए बिना ओठ सटाए बोलिए, नहीं होगा ना। तो इसको कौन सा, ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं, प वर्ग को, प फ ब भ म, इसको ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ, इसको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। देखिए कितना सरल है, बस इसको समझने की बस वो है। अगर आप लोग एक बार समझ लेंगे और ये पहला जो वर्ग होता है, अगर इसको आप याद कर लेंगे तो सिंपल से आपको ये सब याद करने की नहीं जरूरत है। आप ये याद कर लिए, कंठोष्ठ व्यंजन जो कंठ से बोला जाता है, क हो गया, क वर्ग को कंठोष्ठ व्यंजन बोलते हैं। च वर्ग को जो तालु से बोला जाता है, च वर्ग को तालव्य व्यंजन बोलते हैं। ट वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन, दो जीभ को मोड़ के बोला जाता है, मूर्धन्य व्यंजन हो गया। त जिसको दांत से बोला जाता है, दंत व्यंजन हो गया। ओष्ठ के सहायता जिसको बोला जाता है, उसको ओष्ठ व्यंजन हो गया। देखिए कितना सरल है। और ये आइए 5वां वाला, इसको पंचमाक्षर ही बोलते हैं। ये जो है 5वां वाला जो लास्ट में सबके 5 आता है, अंगा, इया, अड़, न, म, इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। इसको नाक और मुंह की सहायता से बोला जाता है। ये वाला जो है म, देखिए म बोल रहे हैं, म, नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोला जा रहा है। ये क्या है, पंचमाक्षर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो य और व है, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं।
अर्धस्वर। ये जरूर याद कर लिए, अर्धस्वर किसको कहते हैं? य और व को, य व को अर्धस्वर कहते हैं। और इसमें र और ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबको जरूर पूछ सकता है, आपसे बताया ना, जैसे भी क्वेश्चन बनेगा हम आपको जरूर बताए हैं। ये देखिए, ये र और ल, र को क्या बोलते हैं? र को बोलते हैं, र पहले यहाँ लिख देते हैं आपको, र को लुंठित बोलते हैं। लुंठित, र को लुंठित बोलते हैं। और र को पार्श्विक। अगर ये देखिए, हमने तो इसको ट्रिक से याद किया था। र और ल का कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है। जहां लुंठित ल आ रहा है वहां र हो जाता है, और जहां पार्श्विक देखिए र आ रहा है ना, जहां र आता है वहां ल हो जाता है। इससे ट्रिक से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मैंने इसको इसी ट्रिक से याद किया था। लुंठित, जहां र और ल का कॉम्बिनेशन बस करके, जैसे लुंठित आ रहा है तो जहां ल वाला लुंठित आ रहा है, ल आ रहा है ना, तो यहाँ र हो जाता है, यहाँ पार्श्विक र आ रहा है तो यहाँ ल हो जाता है। ये जरूर याद करें। अर्धस्वर हो गया। अब आगे आते हैं। अब ये सब भी बता दे रहे हैं कि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे ये हो गया द्विगुणित हो गया, र ढ, ये भी देखिए मूर्धन्य व्यंजन में आएगा, जहां आपको जीभ मोड़ना पड़े। ये र ढ हो गया। और उसके बाद ये खटखोट वाला भी, इसको अगर भी आप बोलेंगे, सब भी उसको कहा जाता है, जो खटखोट वाले बोलेंगे इसको भी मूर्धन्य के व्यंजन के अंदर आएगा। और ये आपका हो गया। और ये जो लास्ट वाला है, एक बार फिर इसको अनुनासिक ही बोलते हैं। ये वाला पंचमाक्षर तो है ही, इसको अनुनासिक, जो कि नाक से बोला जाता है, इसको अनुनासिक भी कहा जाता है। ये हो गया आपका, रोक दिया था ना, हो गया इतने याद डल बका आज इतने। और ये पढ़ा है तो कौन? संयुक्त वाला, निर्गुण वाला कौन? द्विगुणित, हाँ ये ना। अब इतने पे रोक कर, अच्छा काट दे तू बोल ना। अब आगे देखिए, अब आगे की क्लास, अभी तो बहुत कुछ है। ये संयुक्ताक्षर है, ये किसके संयोग से बनता है, अभी आगे इसमें अभी और कुछ पढ़ना है। अघोष पढ़ना है, सघोष कौन है, अल्पप्राण महाप्राण, सब इसी में से है। अभी ये तो देखने में लगता है कि व्यंजन कितना आसान है, बस इतना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको जरूर आएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे अघोष और सघोष की तरफ बढ़ते हैं। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये हो जाएगा तो ये वर्णमाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो बढ़ते हैं कि अब अघोष किसको कहते हैं, किन किन व्यंजनों को अघोष कहा जाता है। अब देखिए इस पे नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, एन नंबर हो गया। इसमें देखिए अघोष उस व्यंजन को कहते हैं जो पहला और दूसरा होता है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। जैसे इसके पहले हमने बताया था ना, पहला वर्ग क च ट त प, ऐसे दूसरा वर्ग ख छ ठ थ फ, ये दूसरा वर्ग हो गया। तो पहला वर्ग प्लस दूसरा वर्ग, ये जो भी व्यंजन होते हैं ये अघोष व्यंजन होते हैं। इसको ये वर्ग से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे सोचेंगे कि क ख होता है, च छ होता है, ऐसे करेंगे तो नहीं। जो पहला वर्ग हो गया, ये 5 वर्ग होता है, पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये दूसरा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आपका हो गया अघोष हो गया। प्लस और भी कुछ होता है अघोष में, देखिए अघोष व्यंजन में ये पहला और दूसरा तो होता ही है, और ये भी होता है। ये स हो गया आपका, ये स हो गया, और ये स हो गया, ये होता है आपका अघोष में। और उसके बाद ये तीनों हो गया अघोष, सघोष, सॉरी अघोष, ये हो गया तीनों। उसके बाद फिर अब सघोष चलते हैं। सघोष कौन सा व्यंजन होता है? जो ये तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन होता है, ये तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, ये तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन जो होता है ये सघोष व्यंजन होता है। सघोष व्यंजन इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं य, र,
ल, व और ह आते हैं। इसको ये कहते सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपको इसके पहले बताए थे, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन और ये सघोष के अंदर आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जो आपका अघोष व्यंजन होते हैं, पहला दूसरा प्लस तीनों स, ये अघोष व्यंजन के अंदर आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये पेपर में, तो ये याद करने का तरीका पहला दूसरा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। ये पहला वर्ग हो गया क च ट त प, और ये दूसरा वर्ग, पहला वर्ग दूसरा वर्ग प्लस तीनों स, ये आते हैं अघोष के अंतर्गत। और जो सघोष के अंदर आते हैं, तीसरा चौथा पांचवा प्लस य, र, ल, व, ह। यहाँ हम लिख दे रहे हैं अघोष के अंतर्गत आते हैं 1 2, ये 1 2 मतलब ये वाला है। और इसके अंतर्गत आपका 3 4 5, इसके अंतर्गत 3 4 5 ये आते हैं। ये आते हैं अल्पराड, जिसको बोलने में कम समय लगे, और महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, सांस ज्यादा लगे, उसको महाप्राण बोलते हैं। अब देखिए अल्पराण होता कौन सा है व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण। देखिए अल्पप्राण कौन सा होता है, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, जिसमें बोलने में कम समय लगता है। पहला तीसरा पांचवा, ये पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण हो गया। और महाप्राण आपका कौन सा होता है, बच्चा कौन, 1 2 1, पहला तीसरा पांचवा हो गया, बच्चा कौन, दूसरा चौथा। तो जो दूसरा और जो चौथा वर्ग का होता है, ये होता है महाप्राण होता है। उसके अतिरिक्त भी कुछ और होते हैं, आपको बताते हैं। ये अल्पप्राण आपका पहला तीसरा पांचवा, और जो और होते हैं, और कौन सा होते हैं इसमें, एक बार देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं य, र, ल, व, ये जो अंतस्थ व्यंजन भी इसको कहते हैं, ये जो होते हैं ये अल्पप्राण के अंदर आते हैं। और महाप्राण के अंदर कौन आते हैं, तीनों स और ह। ये हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन से अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है। सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं। अघोष कौन सा होता है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, ये वर्ग होता है। पहला वर्ग दूसरा वर्ग प्लस तीनों स, पहला दूसरा। अगर आपको काउंटिंग पूछ ले नंबर के कितने वर्ड होते हैं अघोष सघोष, तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। जैसे ये सघोष हो, अघोष हो गया, तो तीनों स और पहला दूसरा, तो पहला दूसरा कौन आता है, 5 ये 10 और 3 ठो ये तो बहुत मुश्किल है पूछेगा, लेकिन यही आपसे पूछ सकता है अघोष कौन है, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इसी में से कुछ भी दे देगा आपको, और घुमा फिरा के पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो देखिए ये अघोष आपका पहला वर्ग प्लस दूसरा वर्ग और तीनों स, ये अघोष हो गया। और सघोष कौन सा है, पहला दूसरा हो गया, जो बच्चा तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये सघोष हो गया। और उसके बाद य, र, ल, व, ह, ये हो गया। और उसके बाद अल्पप्राण, अल्पप्राण देखिए पहला तीसरा पांचवा, ये हो गया पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण हो गया। और य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये भी याद करिए, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य और व को य और व को अर्धस्वर कहते हैं। ये कल हम बताए, अभी इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था पीछे, र और ल को क्या बोलते हैं। देखिए र और ल का कॉम्बिनेशन होता है। जो लुंठित होता है, देखिए लुंठित में ल आ रहा है तो र का होता है, और पार्श्विक र आ रहा है ना तो पार्श्विक ल का होता है। इसका वो अपोजिट होता है जो नाम होता है। तो अल्पप्राण में 1 3 5 ये ल हो गया। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण में 24 तीनों स ह, 24 तीनों स ह, ये आपका हो गया महाप्राण। बस यही है और कुछ आगे नहीं है इसमें वर्णमाला में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अच्छा लगा कि नहीं। फिर हम आगे दूसरी क्लास में आपको आगे बताएंगे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कैसी क्लास है ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा हम मेहनत करेंगे इस सब्जेक्ट में।